Hello guys, this is Arya Kumawat and welcome to all of you once again in grammar session. And today we are going to talk on passive voice and active voice again. Means we are going to talk again on voice. And as you know that we have talked on note number 14 yesterday. कल अपन ने नोट नंबर 14 पे बात की थी. आज पैसिव वॉइस के नोट नंबर 15 पर बात करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नोट 15 है, ये नोट 15 बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड है. तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस होते कौन से हैं. बी प्लस गोइंग टू, मैं बात कर रहा हूं बी प्लस गोइंग टू, यानी कि बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस कौन से होते हैं. सबसे पहले अपन इसकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर अपन इसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखेंगे. देन वी विल try to compare the both structures to one another, and then we will find out what is the difference between the both structures and what we have to do to change a sentence from active voice, a sentence of be plus going to from active voice into or to passive voice. तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन. एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, प्लस बी होगा और प्लस गोइंग टू होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर वर्ड्स होंगे. ये वो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. जब भी आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब भी आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स वही सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बी प्लस गोइंग टू का बी प्लस गोइंग टू ही रहेगा. बी प्लस गोइंग टू को हम चेंज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, गोइंग टू के बाद में बी लगा देंगे और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. इसके बाद में हम बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर हमारे अदर वर्ड्स आ जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिस्क्लोज वन थिंग बिफोर गोइंग टू चेंज अ सेंटेंस. बिफोर गोइंग टू सॉल्व एन एग्जांपल, आई वांट टू डिस्क्लोज वन थिंग. यू मस्ट पे अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड वी कैन फाइंड आउट द वर्ड बी जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बी जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट. आई वांट टू डिस्क्लोज दैट in the sentence there will not be the word be. In the sentence there will not be the word be. सेंटेंस में ये बी वर्ड नहीं होगा. बी वर्ड की जगह क्या होगा, बी फॉर्म होगी. यानी बी एक वर्ब की फॉर्म है जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितनी भी जो इसकी फॉर्म्स होती है वो आती है. तो सबसे पहले बी की जगह क्या होगा, बी की जगह इज होगा, एम होगा, आर होगा, वॉच, वर, एटसेट्रा. ये आपकी बी की फॉर्म है और ये बी की फॉर्म में बी की वर्ब की जगह इनमें से ये होगा, मीन्स बी नहीं होगा. अब अपन सेंटेंस देखते हैं. अब देखिए आप सेंटेंस एग्जाम्पल भी. तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम नंबर 1 देखिए. इन सेंटेंसेस का यूज कहां किया जाता है. दीज आर द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर डूइंग द थिंग्स इन नियर फ्यूचर. थोड़े भविष्य में, यानी कि कुछ समय बाद जो एक्टिविटी होने जा रही है, नियर फ्यूचर में जो काम होने जा रहा है, उसको इंगित करने के लिए, उसको बताने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है. यहां देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, Suman is going to change her old car. यहां सेंटेंस देखिए आप. जैसे ही आप सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, सुमन. अब यहां देखिए इज गोइंग टू क्या है, ये
बी की जगह आ गया इज यानी बी की फॉर्म और गोइंग टू, तो ये आपका बी प्लस गोइंग टू हो गया। ये आपका क्या हो गया? बी प्लस गोइंग टू, यानी कि बी प्लस गोइंग टू जैसा हमने इसमें लिखा है वो आ गया। इसके बाद ये आपकी मेन वर्ब है। वैसे ये वर्ब नहीं है, इंफिनिटिव है क्योंकि टू के बाद आ रही है, लेकिन यहां आप इसको वर्ब मान के चलें और ये हो गया आपका ओल्ड कार ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हर ओल्ड कार आ जाएगा। तो हमने लिखा हर ओल्ड कार। अब यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बी की फॉर्म है यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्य में ये बी की जो फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। या ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर है इसलिए इजी आ जाएगा। हर ओल्ड कार इज गोइंग टू बी चेंज्ड बाय सुमन। अपन को ये ध्यान रखना है, हर ओल्ड कार इज गोइंग टू बी चेंज्ड बाय सुमन। सुमन अपनी पुरानी कार को बदलने जा रही है, अपनी पुरानी कार सुमन के द्वारा बदली जा रही है, यानी कि बदलने जा रही है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर was going to disclose the secret. The teacher was going to disclose the secret. यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द टीचर। ये was going to आपका क्या हो गया? बी प्लस गोइंग टू हो गया। यहां डिस्क्लोज क्या है? वर्ब है। और द सीक्रेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब अपन इसको चेंज करेंगे तो द सीक्रेट आगे आ जाएगा। सेंटेंस देखिए, द सीक्रेट। अब ये पास्ट टेंस की वर्ब है तो पास्ट टेंस की भी आएगी, सीक्रेट के लिए भी क्या आ जाएगा? वॉच गोइंग टू। और गोइंग टू के बाद आपको क्या लगाना है? स्ट्रक्चर से बी लगाना है। गोइंग टू बी डिस्क्लोज्ड, गोइंग टू बी डिस्क्लोज्ड बाय, और फिर अपन लिखेंगे द टीचर, बाय द टीचर। एक एग्जांपल इसका और मैं बताता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 3 होगा। ये कौन सा एग्जांपल होगा? 3 होगा। देखिए, आराधना is going to purchase two white horses, आराधना 2 सफेद घोड़े खरीदने जा रही है। यहां देखिए मैंने 2 white horses यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लूरल बनाया है, और यह आपका सब्जेक्ट है ही, वर्ब आपकी परचेज है, और यह आपकी बी प्लस गोइंग टू का पार्ट है ही। जब अपन इसको चेंज करेंगे तो 2 white horses पहले आ जाएंगे। हमने लिखा 2 white horses। अब देखिए यहां मैंने प्लूरल क्यों किया था, इसको ये बताना चाहता हूं कि जब यहां इज बी की फॉर्म इज आई है आराधना के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा 2 white horses है जो कि प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां इज ना आकर के आएगा आर। 2 white horses आर गोइंग टू बी परचेज्ड by आराधना। Dear students, this is the structure for the sentences of be plus going to be changed into passive voice.
and I have already disclosed that there will be form of the B or B form or form of the B verb at the place of B in the structure in both active voice and passive voice. Active voice and passive voice. And the verb that is used in the sentence, you can see it's just after the to, and after the to it's an infinitive. Therefore, to change the sentence into passive voice, we must use be just before the third form of the main verb, and result is in front of you on this whiteboard. Dear students, this is the structure. Now I am going to tell you some more sentences on other structures. तो अब अपन अगला जो नोट है पैसिव वॉइस का, और वह है आपका नोट नंबर 16. डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक सेशन के लिए यह लास्ट नोट होगा जो पर्याप्त होगा. एकेडमिक सेशन के लिए लास्ट नोट है. इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं सेंटेंसेस ऑफ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब और वर्ब में थोड़ा अंतर होता है. वर्ब तो वही 3 फॉर्म के साथ बनी हुई होती है. इसके साथ ही हमारे पास फ्रेजल वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनती है. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनती है. तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के बजाय फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें क्या करना है. सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताता हूं. जैसे अपन ने एक वर्ब लिखी आस्क. ये आस्क है, इसका मतलब होता है पूछना या कहना, और इसी के साथ मैंने लगा दिया फॉर. आस्क फॉर, तो इसका मतलब हो गया मांगना. इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा मांगना, टू बैग, जैसे अपन कहते हैं. इसी प्रकार से जैसे लुक मीन्स क्या होता है, देखना, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया प्रीपोजिशन आफ्टर, तो लुक आफ्टर क्या हो जाएगा, देखभाल करना. लुक आफ्टर क्या हो जाएगा, देखभाल करना. इसी प्रकार से जैसे मान लो ब्रिंग, यहां मैंने वर्ब लिखी BRING, ब्रिंग. ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और इसके साथ मैंने प्रीपोजिशन जोड़ दिया अप, ब्रिंग अप. तो ये हो गया पालन पोषण करना. पालन पोषण करना यानी कि किसी को पालना. इसी प्रकार से यदि मैं वर्ड देखूं तो जैसे कि मान लो ब्रेक डाउन, या BREAK ब्रेक यानी तोड़ना, और इसके साथ में प्रीपोजिशन जोड़ दो डाउन, तो ये हो जाएगा ब्रेक डाउन. और ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना या खराब करना, खराब होना. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स है. ये आपको फ्रेजल वर्ब्स के टॉपिक में किसी भी सब्सिडरी जो हमारी जो बुक होती है, जो ग्रामर बुक्स होती है, उसमें आपको मिल जाएगी. मैं सिर्फ इनसे सेंटेंसेस चेंज करते समय क्या ध्यान रखना है वो डिस्क्लोज करने जा रहा हूं. पहली बात तो यह है कि जब भी कोई सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब यूज होती है तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है, तो सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म बदल जाएगी. यदि प्रेजेंट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है तो आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, जैसे ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा या ब्रोक हो जाएगा, ब्रिंग का ब्रोट हो जाएगा, लुक का लुक्ड हो जाएगा. यानी इसकी जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और आगे का जो प्रीपोजिशन है वो उसके साथ लगा रहेगा. मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि यदि आपके सेंटेंस में कोई फ्रेजल वर्ब आ गई और आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज को लेकर हो जाएगा कि एक तो फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन आ गया और एक स्ट्रक्चर में हमारे पास बाई प्रीपोजिशन है. तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में क्या करते हैं, या तो फोर को हटा देते हैं या उस बाई को हटा देते हैं. मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यहां आस्क फॉर, ये फॉर
जो प्रीपोजिशन है ये वर्ब के लिए लगा है, आपको इसे भी नहीं हटाना है, और जो बाई प्रीपोजिशन है उसको इस फ्रेजल वर्ब के प्रीपोजिशन के बाद यूज करना है। अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, जैसे शी आस्क्ड फॉर सम मनी, शी आस्क्ड फॉर सम मनी। अब यहां देखिए सी सब्जेक्ट है हमारा, आस्क फॉर ये वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन है ये। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और सम मनी जो है आपके ये हो गया ऑब्जेक्ट। सम मनी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब क्या हो जाएगा जब आप इसको चेंज करेंगे तो सम मनी वॉज, सम मनी वॉज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज की अपन ने वॉज। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि साहब मनी तो प्लूरल है लेकिन इसके साथ वॉज क्यों आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि मनी के साथ वॉज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन क्यों है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इसलिए अपन इसमें वॉज यूज कर रहे हैं। सम मनी वॉज, और फिर देखिए थर्ड फॉर्म आस्क्ड फॉर। अब यहां ये सेकंड फॉर्म थी, यहां वॉज के साथ लग गई तो ये थर्ड फॉर्म है। और प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन के साथ ही, वर्ब के साथ ही रखा है। लास्ट में लिखेंगे अपन बाय, और फिर इधर से हो जाएगा आपका सी का हार, और ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी प्रकार से सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, सम irresponsible people, irresponsible people। यहां देखिए सम irresponsible people, irresponsible का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। कुछ गैर जिम्मेदार जो लोग हैं some irresponsible people have broken out कोरोना इन इंडिया। देखिए यहां वर्ब यूज किए मैंने ब्रोकन आउट, तो ब्रोकन आउट को हैव के साथ यूज किया है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब ब्रोकन आउट यदि इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या होगी? ब्रेक आउट। और ब्रेक आउट मीन्स क्या होता है? फैलना या फैलाना, फैलना या फैलाना। तो हमने सेंटेंस लिखा सम इरेस्पॉन्सिबल पीपल हैव ब्रोकन आउट कोरोना इन इंडिया। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने भारत में कोरोना को फैला दिया है। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने भारत में कोरोना को फैला दिया है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? कोरोना आपका ऑब्जेक्ट है, इन इंडिया आपके अदर वर्ड्स हो गए, और पीपल इरेस्पॉन्सिबल पीपल क्या हो गया? सम इरेस्पॉन्सिबल पीपल। क्या हो गया? सम इरेस्पॉन्सिबल पीपल आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखेंगे अपन? कोरोना has been broken out, corona has been broken out, has been broken out by some irresponsible
irresponsible people in India। और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जैसे एक और सेंटेंस देखें, माई आंट इज bringing up two children in the village, two children in the village। Dear students, my aunt is bringing up, bring up का मतलब होता है पालन पोषण करना। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ब्रिंग अप जो हमारी फ्रेजल वर्ब है उसमें हमने आईएनजी जोड़कर ब्रिंगिंग अप कर दिया, यानी कि वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस के जो हमारे रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। उसमें जरूरत पड़ने पर आईएनजी ऐड हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर उसमें उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, जरूरत पड़ने पर उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे ही आप चेंज करेंगे सेंटेंस पे देखिए, माई आंट क्या है, सब्जेक्ट, ब्रिंगिंग अप क्या हो गई, वर्ब, टू चिल्ड्रन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इन द विलेज क्या हो गया, अदर वर्ब्स। तो क्या हो जाएगा, टू चिल्ड्रन। अब टू चिल्ड्रन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। आर और बीइंग लग जाएगा नियम के अनुसार, और अब ब्रिंगिंग अप का क्या हो जाएगा, ब्रॉट अप, बीइंग ब्रॉट अप बाय। अब आपके बाद में बाय माई आंट इन द विलेज, माई आंट इन द विलेज, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, द सेंटेंसेस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, द सेंटेंसेस विद फ्रेजल वर्ब किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं ये चीज अपन ने देखी है। तो मैं इन सेंटेंसेस के माध्यम से सिर्फ दो चीज डिस्क्लोज करना चाहता हूं। फर्स्ट, वी मस्ट रिमेंबर टू चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन, एंड सेकंड थिंग, वी मस्ट रिमेंबर or we must remember to use by according to structure by just after the preposition, means there will be two prepositions, there will be preposition after preposition. First preposition will be the preposition of phrasal verb and second preposition will be the preposition by according to the structure we have used. Thanks a lot to all of you.